हमने आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा था कि भूगर्भिक संरचना आपको पढ़ा दिया गया है, फिर अपवाह तंत्र आपको पढ़ा दिया गया है, फिर अपवाह तंत्र भू आकृति प्रदेश भी पढ़ा दिया गया आपको, अर्थात भूगर्भिक संरचना, भू आकृति प्रदेश, अपवाह तंत्र, ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपको जो मृदा पढ़ाएंगे, मृदा का एक टॉपिक है, मृदा में क्या क्या पढ़ाना है ये देख लें आता है आपको। मृदा, सॉइल जो फार्म है, सॉइल में क्या क्या पढ़ने हैं इसका परिचय पहले देख लेते हैं। क्या परिचय है? परिचय का मतलब है कि मृदा कैसे बनती है और मृदा की जो बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मृदा कैसे होती है, ऊपरी परत इसकी क्या होती है, ये सब इसमें इसके परिचय में देख लेंगे। फिर इसके बाद आपका मृदा के जो संस्था होते हैं, मृदा की जो एक तरीके से हम कहें कि जो इसकी परिच्छेदिका होती है, मृदा परिच्छेदिका होती है जो, उसको देख लेंगे इसमें। फिर इसके बाद आपको मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है मृदा, कुछ प्रकार हैं इसके, इस प्रकार को देखेंगे। फिर इसमें मृदा को संरक्षण के उपाय, मृदा का अपर्दन कैसे होता है ये देखेंगे। पहले मृदा का अपर्दन देखेंगे, फिर संरक्षण देखेंगे। मृदा का अपर्दन कैसे होता है, मृदा का संरक्षण अर्थात उसको अपर्दन से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसको बचाने के लिए, ये देखेंगे इसमें। मृदा का संरक्षण और मृदा को कहें कि जो मृदा से संबंधित कुछ तथ्य हैं, मृदा से संबंधित तथ्य को देख लेंगे भी इसी वाले टॉपिक में, ठीक है। इतना गवर्नमेंट के प्रयास कर देखें, सरकार के प्रयास भी इसमें देखेंगे कि मृदा को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। लेट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिचय से इसके मृदा को क्या है आपको जैसे आप बता दिया कि एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आप। लेक्चर देख ले, पीछे जा करके आप लेक्चर कंप्लीट होकर देख सकते हैं कि आपको भूगर्भिक संरचना का आपको भूगर्भिक संरचना में अर्थात ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसको आपको कंप्लीट कर दिया गया है। वो टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको पूरा सेनोजोइक से लेकर के, या फिर हम कहें उल्टे नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से लेकर के आपको पैलियोजोइक, मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक तक का जो टॉपिक है, सेनोजोइक तक का जो समय है, इसमें आपको कंप्लीट कर दिया गया है भूगर्भिक संरचना में। फिर इसके बाद आपको भू आकृति प्रदेश में आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये जो आपका प्रदेश जितना है हिमालय क्षेत्र का, वो कंप्लीट कर दिया गया है। फिर प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र आपको कंप्लीट कर दिया गया है, तटीय मैदान कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद आपको अपवाह तंत्र पढ़ाया था। अपवाह तंत्र में आपको हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ, हिमालय क्षेत्र में जो आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र पढ़ाया था। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, ये बताया था आपको इसमें। फिर इसके बाद झील के बारे में कुछ चर्चा किया था अभी ये झील के प्रकार बताया था। झील में कौन से किस प्रकार कौन झील कहाँ पे ये स्थित है, इसको ज़्यादा इसमें तो लेक्चर छोटा था ये। इसके बाद आपको
जो जलप्रपात बताना था, जलप्रपात तो आपका नया प्रोग्राम एक लॉन्च हो रहा है जिसमें आप 10-8 नोट्स करके उसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। 10-8 नोट्स में, या तो फिर आप एक वन लाइनर प्रोग्राम में जो आने वाला है उसमें आप इसको देख सकते हैं। झील हुआ, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रटने वाले हैं, जो रट करके आप याद मेंटली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उसको आप इन सब टॉपिक्स, जैसे वन लाइनर प्रोग्राम, 10-8 नोट्स प्रोग्राम, इसमें आप देख सकते हैं इन सबको। जैसे जलप्रपात हुआ, झील हुआ, नदी का जो एक तरीके से कहें कि मिलान वाला स्तर है, फिर उसका डायरेक्शन है, किसी पूरा उसका जो मैप है, मैप इसको आप देख सकते हैं। 60 नोट्स वाले प्रोग्राम में आने वाले समय में इसके ऊपर काम हो रहा है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो मेरी कोशिश होगी जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद कर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो रट करके रटना ही पड़ता है उनको, तो ऐसे टॉपिक्स को वन लाइनर कंप्लीट कर करके उनको दे दिया जाए आपको। ठीक, इसके बाद आपको इसमें जो आज चर्चा करेंगे सॉइल्स के बारे में, सॉइल्स का परिचय पहले देख लेते हैं इनका, फिर इसकी मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, सॉइल्स फार्मिंग, इसमें ये टॉपिक देखेंगे। इसका परिचय सॉइल्स, मृदा। चूँकि मृदा जो है पृथ्वी का ऊपरी परत है ये, और इसका निर्माण किसी एक कालखंड में नहीं हुआ, बल्कि ये सतत प्रक्रिया है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी। ये प्रक्रिया मृदा के निर्माण की, यह प्रक्रिया कोई एक समय की, इसमें बहुत सारे खनिज, पोषक तत्व, लवण से मिलकर ये मृदा बनी हुई है। और ये हम इनको लिखते भी बोल दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि मृदा एक सतत प्रक्रिया की हिस्सा है जो सतत प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। किसी एक कालखंड में नया इसका निर्माण नहीं होता है, बल्कि यह कई कालखंडों में से निर्मित कई कालखंडों में इसका निर्माण होता है, और यह पृथ्वी के ऊपरी परत है। ठीक है, ये इसके परिचय के इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे खनिज, जीवाश्म, लवण का मिश्रण होता है। इनके माध्यम से ये अपने ऊपर निवास जीवों का पोषण, अपने ऊपर निवास जीवों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अगर इसके प्रकार की बात करें, इसकी परिच्छेदिका की बात करें कि इसके परत होते हैं, मृदा में कई परत होते हैं। इनके परत के बारे में देखें कि इनका परिचय आपको बताया कि ये परिचय है इसका, जो मैं अभी बोला हूँ कि ये कई सतत प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण होता है। लिख भी देते हैं इसको, सतत प्रक्रिया के माध्यम से, प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है, द्वारा निर्माण। कई परत होते हैं इसमें कई परत होते हैं। कई परतों का निर्माण होता है या कई परत होते हैं, और इसमें जीवाश्म, लवण, जीवाश्म, खनिज, पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में उपलब्धता होती है। भरपूर मात्रा में उपलब्धता होती है, और ये पोषक तत्व अपने ऊपर निवास जीवों के लिए, निवास जीवों का पोषण करते हैं, निवास जीवों का पोषण करते हैं। ठीक है, ये इसका परिचय है। और ये भी कह सकते हैं कि ये इसके आप कई परतों, जो परत होते हैं अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके परत कई प्रकार के होते हैं। ठीक है,
इसके परत कई प्रकार के होते हैं। ये अब ये देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसी वाले इसके मृदा परिच्छेदिका जो है सॉइल मृदा परिच्छेदिका क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे आप कहें कि जो मृदा का निर्माण होता है तो एक परत निर्माण होने के बाद उसके कई वर्षों बाद दूसरी परत उस पर आकर के चढ़ जाती है। तो वो जो नीचे वाली परत होती है ऊपर वाली परत की अपेक्षा कम पोषक तत्व होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि जो ऊपर से जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे वो नीचे जाते हैं, मतलब पानी की रिसाव के माध्यम से नीचे बहुत पानी में जाकर के घुल जाते हैं। और जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर ही जो हमें कहें कि जब पेड़ लगा रहता है पेड़ का जो जड़ होता है जड़ तक उसके ज़्यादातर पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पोषक तत्व जब ऊपर वाला जो पदार्थ ऊपर वाला जो पौधा होगा वो सारा पौधा निचोड़ लेगा पोषक तत्व, उसके बाद जो बहुत विरल पोषक तत्व होगा वही नीचे तक पहुंच पाता है। और जो खराब मटेरियल्स होते हैं वो नीचे पहुंच जाता है। और जो हम इसको ग्राफ से फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये है इसका फिगर, ये है, अभी इसका फिगर बना देते हैं हम मृदा परिच्छेदिका का। ये इसका मृदा परिच्छेदिका का फिगर है। अभी इसमें जैसे पहले होता है इसके संस्तर, ये यहाँ से लेकर के मान लो ये वो संस्तर है, वो स्तर है, इसे ओ नाम दिया गया है जो प्राइमरी स्तर का होता है। और ये बहुत ज़्यादा जटिल होता है और ये बहुत इसमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है। इसके बाद अभी इसके ऊपर जो ग्राफ है वो डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आपका जो बी पोषक ए पोषक तत्व है, पोषक स्तर है, ए स्तर है, फिर इसके बाद आपका बी पोषक स्तर है, इसके बाद आपका सी है, सी स्तर है, सी स्तर है। जो ओ पोषक स्तर है इसमें ह्यूमस, अभी जान लो मान लो ये पेड़ है, बहुत सारे लगे हुए हैं पेड़ हैं, ठीक है, इसमें जीव जंतु अपना पोषक तत्वों का निर्माण करके अपने जीवों का भरण पोषण करते हैं। तो इनका जो पोषक तत्व है यहाँ पर जो पोषक बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगा, बहुत ज़्यादा खनिज तत्व लवण होंगे इसमें। और इसके नीचे जैसे जैसे जाएगा ये ऐसे इसमें पोषक तत्वों की इनके ये स्तर जो होता है, ये जो पौधों का जड़ होता है इसमें पौधों की जड़ की मात्रा अधिक होगी। अभी सारे डिटेल में भी डिफिनेशन दे रहे हैं, इसको पहले फिगर को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो जी होगा उसमें और कम होगा, और जो ऐसे होगा इसमें और कम होगा, ऐसे इसमें बड़े बड़े चीके होंगे और कम भी होंगे, बड़े बड़े चीके होंगे कम होंगे। तो ये मृदा परिच्छेदिका है, जो ये इसके पिक्चर है, तस्वीर है। और ये वो संस्तर की जो विशेषता होती है, वो स्तर की वो विशेषता देख लेते हैं। विशेषता इसकी क्या होती है, इसमें जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसमें जीवाश्म इसमें जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और इसमें
जो इसका जो इसमें जो जीवाश्म होता है, ह्यूमस होता है, इनकी मात्रा अधिक होती है। इसके जो संस्तर होते हैं पोषण से भरपूर होता है, अर्थात कहने का ये मतलब है। और इसमें पौधों का जड़ और जो ऊपरी परत है ये प्राइमरी परत है, इसकी ये प्राइमरी परत है या प्राथमिक परत है। परत है और इसमें जो पौधों का जड़, इसमें ज़्यादा संख्या में पौधों का जड़ और उनके जो तना, इसमें सारे भाग पौधों के लगभग उपस्थित होते हैं। पौधे का जड़ से लेकर के जड़ का जो सटा हुआ भाग होता है वो भी इसी वाले स्तर पे ही उपस्थित होता है। इसके बाद आपका आता है ए स्तर। ए स्तर ओ स्तर के बाद का स्तर है। इसमें निच्छालन होता है। निच्छालन की प्रक्रिया इसमें तेजी से होती है। इसमें निच्छालन की प्रक्रिया तेजी से होती है। ठीक है, इसमें निच्छालन की प्रतिक्रिया तेजी से होती है। इसमें जड़ की संख्या अधिक होती है। इसमें जड़ की संख्या अधिक होती है। इसमें जो पोषक तत्वों का आकर के जमाव होता है, इसमें पोषक तत्वों का जमाव होता है। ये संस्तर विसंस्तर से अधिक पोषक तत्व होते हैं इसमें। इस स्तर में बी स्तर से अधिक पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी विशेषता के बाद अगर मैं बात करूं बी स्तर की पोषक तत्व, इसमें जैविक खनिज इसमें ज़्यादा मात्रा में, ओ से कम लेकिन बी से ज़्यादा होता है इसमें, इस वाले भाग में, ए वाले भाग में। इसके बाद बी स्तर की बात करें तो ये बी स्तर से निचला स्तर है। ए स्तर के बाद जो स्तर है वो बी स्तर है। बी स्तर, इस स्तर में जो पोषक तत्वों का मात्रा, इस स्तर में कहें कि पौधों की जड़ की जो निच्छालन है वो कम होता है। निच्छालन की प्रक्रिया ए स्तर से कम होता है। इसमें निच्छालन ए स्तर से, ए से कम, सी से ज़्यादा होता है। सी से ज़्यादा होता है, ये इसकी विशेषता है। इसमें खनिज तत्वों के ए से कम, बी से सी से ज़्यादा होता है। खनिज तत्व सी से कम, सी से कम, बी से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी और विशेषता होती है कि ये निच्छालन की प्रक्रिया इसमें ए अपेक्षा जो इसको जो ए है, ए की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ज़्यादा सकरा नहीं होता है। पौधों की जड़ की संख्या कम होती है और पौधों की जब जड़ की संख्या कम होगी तो उसमें एक तरीके से खुला रहेंगे, स्पेस रहेगा, तो उसमें निच्छालन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होगी, अर्थात पानी जो होगा ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा। निच्छालन की प्रक्रिया तेजी से होगा।
दूसरी आगे की विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो पोषक तत्व होंगे तेजी के साथ नीचे जाएंगे, तेजी के साथ सी स्तर में जाएंगे। इसलिए ये जो स्तर होगा, ये स्तर बहुत ज़्यादा, इसमें खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। इसमें खनिज तत्व कम होता है, फिर भी सी से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, सी स्तर, ये बी स्तर की विशेषता है। इसमें निश्चलन की प्रक्रिया ए से कम बी सी से ज़्यादा होता है, और इसमें खनिज तत्व सी से ए से कम बी सी से ज़्यादा होता है। और ये कहें कि निश्चलन की प्रक्रिया तेज़ी से होती है ए की अपेक्षा, और इसमें जो जड़ होता है, जड़ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इस वाले भाग में, बी वाले स्तर में। जो इसके बाद सी स्तर है, सी स्तर है, इसमें एकदम खुला मैदान है एक तरीके से कहूँ, क्योंकि इसमें निच्छालन, इसमें पौधे जड़ तो होता नहीं, इसमें बड़े बड़े भाग, खुले भाग, चीके होते हैं। अर्थात जो जड़, आप कहें बोर देखे होंगे आप, जो बोर होता है सबसे नीचे का भाग कंकड़ पत्थर होता है, वहाँ पे जा कर के जमा कंकड़। बोर के बाद अगर कहें कि बहुत नीचे गहराई में जाने पर ये पानी ही पानी बहुत सारे मिलेंगे उसमें, लेकिन कुछ पोषक तत्व नहीं होंगे, पोषक तत्वों की मात्रा उसमें नहीं होती है। इसमें पोषक तत्व का अभाव होता है। इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, कहें कि ये मृदा परिच्छेदिका का यह सबसे निचला स्तर होता है। यह सबसे निचला स्तर होता है। इसमें बड़े बड़े चीके होते हैं, चीका होता है। इसमें पानी बड़ी मात्रा में होता है। पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, बड़े बड़े चीके होते हैं, सबसे निचला स्तर है, और इसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। ये इसकी विशेषता है तीसरे सी वाले स्तर की। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि चारों स्तर को देखा, ओ स्तर, ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर। ये इसके मृदा परिच्छेदिका के स्तर हैं। ए स्तर में देखा कि ये मृदा का सबसे ऊपरी परत है, और इसमें पौधों की जड़ की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, और इसमें जो निच्छालन की प्रक्रिया कम होता है, और इसकी जो कहें कि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने से इसमें मृदा उपजाऊ ज़्यादा होती हैं, उपजाऊ प्रकृति की होती है मृदा। इसके बाद जो बी संस्तर है, ए संस्तर की अपेक्षा जो इसमें ये बी संस्तर है, बी संस्तर ए संस्तर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कम मृदा पोषक तत्वों का होता है, और इसमें निच्छालन की प्रक्रिया तेज़ी से होती है, क्योंकि ये इसमें जड़ों की संख्या का कम होता है ए की अपेक्षा, बल्कि सी से ज़्यादा ए की अपेक्षा कम होता है। इसमें निच्छालन की प्रक्रिया थोड़ा तेज़ी से होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी ए वाला जो पोषक तत्व है उससे कम, सी से ज़्यादा पोषक तत्व होंगे इसमें। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आपको मृदा परिच्छेदिका के बाद मृदा के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स ऑफ सॉइल हमने परिचय देखा, मृदा परिच्छेदिका देखा, फिर इसके प्रकार देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं सॉइल्स। मृदा को सामान्यतः मृदा के
प्रकार, मृदा को जो प्रकार है ये सामान्यतः इसमें दो प्रकार के बांटे जाते हैं। पहले तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब है कि जो जनरली जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई है, अर्थात प्राकृतिक रूप में जैसे पाई जाती हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव ना हो कर के मानव द्वारा, उसी आधार पर बांट दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर आपका दो प्रकार होते हैं इसमें। एक तो सामान्य जन, अर्थात हम इसको कहें स्थानीय जन। स्थानीय जन, स्थानीय के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया। स्थानीय जन और प्रवहित के आधार, अर्थात जो मृदा बह करके किसी मृदा का निर्माण होता है तो वो प्रवहित मृदा के रूप में कैलकुलेटेड होता है, उसको जाना जाता है। परिवहित मृदा, ये भी मृदा, स्थानीय जन मृदा, परिवहित मृदा। और एक जो इसका दूसरा बड़े भाग में है, ये ICMR द्वारा निर्धारित है। इसे भौगोलिक विस्तार के आधार पर, अर्थात जो विस्तार जिस मृदा को इसको डिवाइडेशन करने के लिए मृदा के विस्तार को देखा गया कि कितनी मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन कितनी ज़्यादा भाग में कौन मृदा पाई जाती है, कौन कम भाग में पाई जाती है। इस आधार पर इसको डिवाइडेशन किया गया, इसका मृदा के विस्तार के आधार पर, या अर्थात भौगोलिक विस्तार के आधार पर। भौगोलिक विस्तार के आधार पर प्रकार इसके, ठीक। इसमें फिर दो भागों में बांटा गया। जैसे स्थानीय जन जो मृदा है, स्थानीय जन मृदा जो आपको इसमें मंडलीय मृदा और एक आपको अंतमंडलीय मृदा, इसमें फिर दो भाग में बांटा गया है। मंडलीय मृदा अंतः मंडलीय मृदा जो आपका मंडलीय मृदा है, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ये विस्तार के आधार पर है तो लेटराइट मृदा, और ये प्रवाहित मृदा में ज़्यादा प्रकार नहीं, बस एक ही प्रकार है। ये इसका अभी देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। इसमें जलोढ़ होगा, क्योंकि आपका जलोढ़ होगा और मरुस्थली होगा। इसमें जलोढ़ मरुस्थली, अभी बताते हैं कैसे प्रवाहित है। मरुस्थली, मरुस्थली। प्रवाहित क्यों कहा गया इनको? क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है, ये जब नदी का बहाव होता है, बहाव के माध्यम से इनका ये जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जैसे नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर और उसके साथ बहुत अपर मृदा को लेकर के बहा करके जा करके कहीं इकट्ठा करती रहती है, और वो भाग एक ऐसे जलोढ़ रूप में निर्मित हो जाता है। तो उसी को कहे कि जलोढ़ मृदा के निर्माण हुआ है। ये प्रवाहित मृदा इसलिए कहते हैं। और मरुस्थलीय प्रवाहित मृदा में क्यों कैलकुलेटेड होता है? ये जैसे जब मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा के माध्यम से इनके निर्माण होता है। जैसे अब राजस्थानी इलाका में चले जाओ तो वहाँ पर बलुई मिट्टी ज़्यादा है, और बलुई मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से उनका जब हवा चलता है, हवा बहुत तेज़ी से अगर चले तो वह हवा बहुत जो मृदा होती है उसको बहा करके बहुत दूर दूर तक लेके चली जाती है। और जहाँ पर बलुई मिट्टी नहीं भी है वहाँ पर भी बलुई मिट्टी का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो इसलिए उसको मरुस्थलीय मृदा इसी प्रवाहित मृदा में ही गिना जाता है। इसमें दो प्रकार के हैं। फिर आपको जो अंतःमंडलीय मृदा है, इसमें लेटराइट मृदा,
लेटराइट मृदा, आप इसका नाम सुने होंगे कि लेटराइट मृदा कौन होती है और लाल मृदा कौन होती है। लाल मृदा मंडलीय मृदा, अंतः मंडलीय मृदा, जो अंतः मंडलीय मृदा होती है इसमें काली मृदा, आप नाम सुने होंगे, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, इसमें भी आपका जो काली मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सब मृदा जो हैं, पर्वतीय मृदा, काली मृदा, इसके बाद अल्काइन मृदा, आपको ये सब अंतःमंडलीय मृदा के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद आपको इसी में ही पीट मृदा भी है, पीट मृदा, ठीक है, अंतःमंडलीय वाले मृदा में ही। और जो ये तो हुआ आपका उत्पत्ति के आधार पर, स्थान जन जो था अंतःमंडलीय, मंडलीय, अंतःमंडलीय और प्रवाहित मृदा। और इसके बाद जो था आपका भौगोलिक विस्तार के आधार पर, ये भौगोलिक विस्तार का मतलब ये है कि बृहद भाग में कौन सी के जो भौगोलिक विस्तार में बहुत ज़्यादा हैं उनको बृहद भूभाग के आधार की मृदा या बृहद प्रकार की मृदा, या फिर हम इसे कहें कि जो आपको बृहद भाग में विस्तारित मृदा, बृहद भाग में विस्तार मृदा, और एक लघु भाग में विस्तार मृदा। जो बृहद भाग में मतलब है कि ये बड़े भाग में इनका विस्तार है, जैसे आपको जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, ये जो इसमें से है, जो लगभग पर्वतीय को छोड़ दिया जाए तो इसमें लेटराइट, लाल मृदा, काली मृदा, और ये जो मृदा हैं जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सब मृदा बड़े भाग में है। तो इसे भौगोलिक विस्तार में जो डिवाइडेशन है इसके बृहद भाग में कैलकुलेट किया जाता है। जलोढ़ हुआ, आपको काली हुआ, और आपका इसमें जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, ये मृदा जो है आपको बड़े भाग में इनका भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इस मृदा को बृहद भौगोलिक विस्तार वाले भाग में इसको रखा जाता है। इसी में आप देखेंगे कि आप ये सोच सकते हैं कि कौन सी मृदा होगी जो छोटे भाग में, जैसे पर्वतीय मृदा छोटे भाग में ही होगी क्योंकि वो उसका विस्तार उतना है नहीं, तो पर्वतीय। इसके बाद अभी भी देख सकते हैं जैसे लेटराइट है, या फिर हम कहें शुष्क है, ये मरुस्थली वाला भी थोड़ा सीमित क्षेत्र में ही है, शुष्क या मरुस्थली, या फिर हम कहें इसका पीट मृदा। ठीक है, ये इसका डिवाइडेशन है। आप इसको स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन। इसके बाद हमें देखना क्या है, ये प्रकार हुए इसके, हमने देखा परिचय, फिर मृदा स्तर, फिर प्रकार, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मृदा का अपर्दन कैसे होता है, मृदा का अपर्दन के कारण क्या है, और मृदा के अपर्दन के लिए सरकार क्या प्रयास कर, मृदा को अपर्दन के बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास करें, अर्थात मृदा संरक्षण कौन कौन से कार्यक्रम है, इस पर चर्चा करेंगे। ये इसको हो सकता है कल चर्चा करें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें आपको
मृदा के संरक्षण के उपाय, मृदा अपरदन हो रहा है क्यों, उसके संरक्षण कैसे किया जा रहा है, संरक्षण की सरकार के प्रयास क्या हैं, ये सब बातें कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।